प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। बॉटनी का यह सेकंड पीडीएफ वाली क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने वायरस को पीडीएफ वाली क्लास में डिस्कस किया था। इसमें जो सिलेबस आपका है वह है बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर है, न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। पूरा सिलेबस आपका ये कंप्लीट है। पीडीएफ की क्लास है। यह पीडीएफ आप सभी लोगों को भेजा जाता है। यह पीडीएफ आपको हम भेजते हैं और यह पीडीएफ आपको दिया जाता है। टोटल जितने भी आपका सिलेबस है, पूरे सिलेबस का पीडीएफ आपको 199 रुपीज़ में दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को और आप हमें व्हाट्सअप करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ से व्हाट्सअप करिए। आप 188 का 199 का अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको यह सभी पीडीएफ भेज दिया जाता है। स्टार्ट करते हैं जीवाणुओं से और पहला टॉपिक यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, पूरा एक एक करके पूरी चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पे सभी जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। आप सबको पता है कि आर्य छुटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो हिस्सा था उसके हिसाब से मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया गया था और प्रोकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत जीवाणु आते हैं। इसके लिए सन 1883 ईस्वी में हॉलैंड के निवासी एंटन वन ल्यूवेनहॉक द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी। देखिए, बैक्टीरिया की खोज वैसे तो आप जब पढ़ते हैं कोशिका, तो कोशिका में आपको बताया जाएगा कि एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले 1774 ईस्वी में ही जीवित कोशिका को खोज लिया था। लेकिन उन्होंने ज़्यादातर किसको देखा था? जल में तैरते हुए एक प्रोटिस्ट, मतलब क्या का नाम है, प्रोटिस्टा के मेंबर को देखे थे, यानी प्रोटोजोआ के कुछ जीवों को उन्होंने देख लिया था। 1683 ईस्वी में उन्होंने जो है किसको खोज लिया? तो 1683 ईस्वी में एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने ढूंढ लिया बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को ढूंढ लिए सूक्ष्मदर्शी के बनाए जल के द्वारा लार में और दांत के खुरचे हुए मैल में उन्होंने बैक्टीरिया को देखा, सूक्ष्मजीवों को देख लिया। लीनियस ने इन्हें क्या कर दिया? वंश वर्मी के अंतर्गत रखा। एरेनबर्ग ने 1828 ईस्वी में 1828-29 ईस्वी में सबसे पहले जीवाणुओं को जीवाणु नाम दिया था, यानी बैक्टीरिया को बैक्टीरिया सबसे पहले किसने कहा था? तो एरेनबर्ग ने कहा था 1829 ईस्वी में। आगे बढ़ जाते हैं। लुई पास्चर जो हैं, ये लुई पास्चर किण्वन पर कार्य किए और उन्होंने बताया कि जीवाणुओं द्वारा होता है। यह किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। लुई पास्चर ने स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना विभिन्न रोगों का कारण सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। रॉबर्ट कोच ने यह सिद्ध किया कि चौपायों में होने वाला एंथ्राक्स बीमारी, यानी गाय भैंस बकरी घोड़ा में होने वाली एंथ्राक्स बीमारी, मनुष्य में होने वाला क्षय रोग मतलब टीबी या क्षमा कहते हैं, या हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसी वैज्ञानिक मतलब जो आपके क्या नाम है, इसी वैज्ञानिक इसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन भी किया था। तो आपको याद करना है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। अब जीवाणुओं का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अध्ययन की शाखा, एक अलग शाखा का ही निर्माण करना पड़ा। जोसेफ लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में पूर्तिरोधी मत दिया था, यानी जर्मिनल थ्योरी दिया था। तो जर्मिनल थ्योरी दिए थे, पूर्तिरोधी थ्योरी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। कह रहा जीव विज्ञान की उस शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। यह पीडीएफ की क्लास है और इस पीडीएफ की क्लास में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग कहीं पे भी इफ बट नहीं लगाएंगे, पूरा कोर्स इसमें दिया गया है। इसी तरह से आपका चैप्टर वाइज क्लास भी हो जाएगा। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बीपीएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में आपकी सभी क्लास हैं। लुई पास्चर को सूक्ष्म जैविकी का पिता, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीव विज्ञान का जनक, तो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण युग कहा जाता है। कब? 1885 से लेकर के 1914 के काल को सूक्ष्म जीवों का स्वर्ण युग कहा जाता है। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोश की आद्य जीव होते हैं। ये सर्वव्यापी जीव हैं, यानी सभी जगह पाए जाते हैं, जो थल, जल, वायु
में जीवित व मृत पौधों तथा जंतुओं पर वास करते हैं। ये बर्फ व गर्म जल के झरनों में 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर भी पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की नहीं बनी होती। कह रहा है इसमें कोशिका भित्ति तो पाई जाती है लेकिन ये सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। ठीक है। इसमें राइबोसोम के अलावा कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। जीवाणु कोशिका के केंद्र के चारों ओर केंद्रक कला नहीं होती। जीवाणु कोशिका के केंद्र के चारों ओर केंद्रक कला नहीं होती तथा केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है। कह रहा जीवाणु कोशिका के केंद्र के चारों ओर केंद्रक कला नहीं होती तथा केंद्रिका भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित केंद्र की पदार्थ को आरंभिक केंद्रक कहते हैं तथा इसकी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आरंभिक केंद्रक में सामान्य गुणसूत्र नहीं होते हैं। डीएनए होता है परंतु इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। डीएनए बलयाकार होता है और इसके समूह को केंद्रकाव या जीनधर भी कहते हैं। कह रहा है डीएनए जो होता है वह बलयाकार होता है और इसके जो समूह होते हैं उसे केंद्रकाव या जीनधर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें जीवद्रव्य कला कुछ स्थानों पर अंदर की ओर अनेक बार बलित होकर मध्यकाय बनाती हैं। इन पर श्वसन विकार होते हैं जो श्वसन में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणुओं में हरित लवक जैसी रचना नहीं होती बल्कि एक लैमेला रचना पाई जाती है जिसमें अनेक थैलेकॉइड पाए जाते हैं जो जीवद्रव्य में बिखरे रहते हैं और यही जो है क्या काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। जीवाणुओं में राइबोसोम 70 प्रकार का पाया जाता है। जीवद्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले राइबोसोम को पॉलीसोम या जो है पॉलीराइबोसोम के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में एस्टोग्लूकोसेमिन तथा एस्टिलम्यूरेमिक अम्ल नामक दो प्रमुख शर्करा उत्पन्न होते हैं जो अन्य जीवों में नहीं होते। सेम हमने आपको क्लास में भी ये चीज़ें हमने आपसे नोट कराया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से इस पॉइंट को आप मतलब इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा और पीडीएफ जाएगा तो इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चूंकि ये प्रश्न में पूछा जा चुका है कि एस्टिल ग्लूकोसेमिन और एस्टिल म्यूरेमिक अम्ल वाला, तो इसे जब आप अपनी कॉपी में नोट किए रहेंगे तो जब रिवीजन करेंगे तो आसानी से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ी आवाज़ मेरी स्लो है, तो एक्चुअली मुझे फीवर हो गया है तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम क्लास को, समय कम है, क्लास को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। 1-2 दिन अगर हम सामने बोर्ड पे नहीं भी आ रहे हैं तो इस तरह से आपकी क्लास चलती रहेगी तो हमारी टॉपिक रुकेगी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इनमें जनन सामान्यतः द्विविभाजन द्वारा होता है जो एक प्रकार का असूत्री विभाजन होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में जीवाणु बनते हैं। कह रहा कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में इसमें बीजाणु का निर्माण हो जाता है। जीवाणु में लैंगिक जनन स्पष्ट युग्मकों के संलयन द्वारा नहीं होता चूंकि युग्मक बनते ही नहीं है। इनमें आनुवंशिक लक्षणों के परिवर्तन आनुवंशिक पुनर्संयोजन की विभिन्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। इनमें लैंगिक जनन में संयुग्मन, रूपांतरण तथा पारक्रमण द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी वही ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन और जीन ट्रांसफर, जीन रिकम्बिनेशन के द्वारा किया जाता है। वासस्थान, जीवाणु जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। एक गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ, गहरे समुद्र इत्यादि विषम प्रतिकूल आवासों में भी जीवित रहते हैं। जहाँ दूसरे जीव कठिनता से रह पाते हैं वहाँ पे जीवन जी पाते हैं में भी पाए जाते हैं। कुछ परजीवी रूप में, जल के रूप में भी, वायु और कुछ मृदा में पाए जाते हैं। जीवाणुओं के आकार, जीवाणु अति सूक्ष्म तथा साधारण जीव होते हैं। ये जीवाणु क्रमशः एक कोश की होते हैं परंतु कभी कभी कोशिकाओं की संख्या 20 तक और इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोन तक हो सकती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक लंबाई के होते हैं। सबसे कम लंबाई का जो जीवाणु होता है उसका नाम है डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस तथा अधिकतम लंबाई का जो जीवाणु होता है स्पाइरलम बाटुलेंस के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा जीवाणु जो है बेजिया टोवा मिरेबिलिस होता है। यह बहुकोशिकीय तंत्र में है। इसकी लंबाई कई मिलीमीटर तक पहुंच जाती है।
जीवाणु आकार के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। गोलाकार या कोकाई। यह शब्द ग्रीन भाषा के कोकस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कण। इस प्रकार के गोलाकार या अंडाकार जीवाणु आते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई में ये गोल जीवाणु अलग अलग रहते हैं। उदाहरण माइक्रोकोकस, इसमें एक ही जीवाणु होता है, एक संरचना होती है। डिप्लोकोकस ये जोड़ों में पाए जाते हैं और इनमें डिप्लोकोकस न्यूमोनॉय कहते हैं। ये जीवाणु जंजीर के रूप में होते हैं। उदाहरण स्ट्रेप्टोकोकस लैटियस। चतुष्क जो होते हैं ये जीवाणु चौरस के पैकेट के समान होते हैं, जैसे नाइसीरिया। सार्सिनी, ये जीवाणु 8 से 64 तक के घनाकार पैकेट में होते हैं। उदाहरण सार्सिनी लूटिया। स्टेफ्लोकोकाई, ये जीवाणु झुंड में रहते हैं। उदाहरण स्टेफ्लोकोकस आरियस। डंडाणु या बैसिलस, ये जीवाणु एक डंडे के आकार के होते हैं। यह ग्रीक भाषा के शब्द बैसिलस से बनते हैं। यह ग्रीक भाषा के शब्द बैसिलस से बने होते हैं, जिसका अर्थ होता है छड़ी। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। मोनोबैसिलस, जब अकेला बैसिलस पाया जाता है तो उसे मोनोबैसिलस कहते हैं। डिप्लोबैसिलस, जब ये जोड़े में होते हैं तो इन्हें डिप्लोबैसिलस कहते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस, जब ये जंजीर के रूप में पाए जाते हैं तो इन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलस ये कहते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ये एक तरह का जो बैक्टीरिया है जो कि कैसे पाया जाता है, जंजीर के रूप में पाया जाता है। वहीं पे अगर हम कोमा सेप की बात करते हैं तो कोमा सेप एक कोमा के आकार के होते हैं, जैसे कामा लगता है उसी के आकार के होते हैं और आकार के होते हैं। बैक्टीरिया होती हैं जिसे विब्रियो कालेरी कहते हैं, जो कालरा उत्पन्न करता है। वहीं पे सर्पिलाकृत या स्पिरलाई, यह बैक्टीरिया जो होती है स्पाइरल शेप की होती है। स्पाइरल मतलब ऐसे शेप की होती हैं और इनका स्पायरा शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है चक्र। उदाहरण स्पाइरलम रूब्रम नामक बैक्टीरिया जो है स्पाइरल बैक्टीरिया होती है। आगे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए इनका जो है सभी बैक्टीरियाओं की संरचना दी गई है। संरचना को अगर पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई हैं आपके, देख लीजिए। और कई आकार के जीवाणु पाए जाते हैं। कुछ तंतुमय होते हैं, कुछ ताराकृत होते हैं तथा कुछ चौकोर होते हैं। चौकोर वाली बैक्टीरिया आपके प्रश्न में पूछी गई है। चौकोर वाली बैक्टीरिया लाल सागर, रेड सी का नाम सुने होंगे अफ्रीका का, तो वहाँ पे पाई जाती हैं और इनकी खोज 1981 ईस्वी में लाल सागर के किनारे से हुई थी। आ जाइए यहाँ पे कह रहा है कोकस। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं कोकस, देखिए अकेले ही माइक्रोकोकस। डिप्लोकोकस में दो हैं। उसके बाद डिप्लोकोकस न्यूमोनोई में इसके ऊपर से भी एक पाया जाता है लेयर। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई जो जंजीर बनाते हैं। सार्सिनी जो चौरस के जैसे होते हैं और टेट्राज जो 4 संरचना बनाते हैं। स्टेप्लोकोकस जब चद्दर जैसी हो जाते हैं तो स्टेप्लोकोकस। ये है आपकी जो है एनलार्ज रॉड शेप फैसीबैक्टीरियम। ये है विब्रियो और ये है कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। यहाँ पे क्लब रॉड बैक्टीरिया है, ठीक है। यहाँ पे हेलिकल फॉर्म में है, तो कुछ अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे बैक्टीरिया दी गई। यहाँ पे देखिए बैसिलस में कोकोबैसिलस, बैसिलस, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोबैसिलस, पॉलीसेट, स्ट्रेप्टोबैसिलस, ऐसे आपकी बैक्टीरिया पाई जाती है। फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया के बारे में बताइए। तो फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया, अगर किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला होता है तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोट्राइकस। अगर किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस। अगर उसके एक सिरे पर फ्लैजिला हो लेकिन कई हो, झुंड में हो, तो उसे हम लोग कहते हैं लोफोट्राइकस, ठीक। अगर किसी बैक्टीरिया में दोनों तरफ हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस। दोनों तरफ बैक्टीरिया झुंड में हो यानी, तो उसे एम्फीट्राइकस कहा जाता है। अगर पूरे मतलब सेल के ऊपर फ्लैजिला हो, हर एक दिशा से हो, तो उसे पेरिट्राइकस कहा जाता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें नीचे, अगर उसमें फ्लैजिला ना पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, जो है वो उसे कहा जाता है एट्राइकस कहा जाता है। जीवाणु में पोषण। पोषण के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, परपोषी तथा स्वपोषी। इतना तक की क्लास हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके आगे स्वपोषी परपोषी हम आपको बता दिए थे। लौह बैक्टीरिया हम आपको बताने वाले थे। इतने पे ही पिछली क्लास हमारी रोक दी गई है, लेकिन हम ये जो पीडीएफ वाली क्लास होती है इसमें पूरा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पूरा करने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे देखिए इतनी ही बात हमें पढ़ने में कम से कम 45 मिनट लग गया था, लेकिन एक एक करके चीज़ों को बहुत इजीली वहाँ पे समझ भी रहे थे। तो
यहाँ पे क्या है कि आपकी क्लास थोड़ा तेज हो जाती है और आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन का मौका मिल जाता है। 15 मिनट हुआ है और 15 मिनट में हम लोगों ने लगभग 40 मिनट की क्लास जो पढ़े थे उसको कवर कर लिए हैं। तो यहाँ तेजी से पीडीएफ से आपका तेजी से कवर सिलेबस क्या होता है, पीडीएफ से तेजी से आपका कवर हो जाएगा और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए। पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हो जाते हैं, परपोषी और स्वपोषी। परपोषी की बात करते हैं। देखिए, परपोषी अधिकतर जीवाणुओं में पर्णहरिम नहीं होता, अतः ये जंतुओं या पौधों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। परजीवी, ये जीवाणु भोजन की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों पर परजीवी के रूप में वास करते हैं, जैसे मनुष्य में टाइफाइड, टिटनस, तपेदिक, निमोनिया आदि के रोग फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब यहाँ पाए जाते हैं। मृतोपजीवी, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, उदाहरण सड़े गले पदार्थों, चमड़ा, अचार आदि। सहजीवी, कुछ जीवाणु दूसरे जीवों, दूसरे पौधों व जंतुओं के साथ रहते हैं व एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसे सहजीवन कहते हैं। इस प्रकार से रहने वाले दोनों जीवों को सहजीवी कहते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पे राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम जो लिग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और वायुमंडल के नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। सहजीवन का एक अन्य उदाहरण सिनर्जिस्म है, जिसमें सहजीवन क्रिया 2 जीवाणुओं द्वारा मिलकर पूरी होती है। उदाहरण दांत ऊतक की ट्रेंच माउथ बीमारी भी विभिन्न जीवाणुओं द्वारा होती है। स्वपोषी, कुछ जीवाणु स्वपोषित भी होते हैं, यानी अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड व अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी, कुछ कैसे होते हैं जैसे कि प्रकाश संश्लेषी, जैसे कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये बैंगनी तथा लाल जीवाणुओं में बैक्टीरियो परप्यूरिन तथा बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं, जिसका ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उदाहरण क्रोमेटियम। हरे जीवाणुओं में क्लोरोबियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियो वायरिडिन होता है, जिसमें ये जीवाणुओं में हाइड्रोजन दाता जल न होकर के अन्य पदार्थ होता है। उदाहरण गंधक, यौगिक, एल्कोहल, कार्बनिक अम्ल आदि। अतः इस क्रिया में ऑक्सीजन का विमोचन नहीं होता, तो अतः इसे अनाक्सिक जनित क्रिया कहते हैं। रसायन स्वपोषी या रसायन संश्लेषी जीवाणु, ये जीवाणु कुछ अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, इसके फलस्वरूप निकली ऊर्जा का उपयोग भोजन के निर्माण में करते हैं। उनमें प्रमुख जीवाणु अग्रलिखित हैं। नाइट्रिकारी जीवाणु, ये 2 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोसोकोकस। जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। लौह जीवाणु, ये जीवाणु ऐसे जल में रहते हैं जिसमें लोहे के यौगिक उपस्थित हों। ये फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में बदलते हैं। बहुत छोटा छोटा लिखा गया है। लेप्टोथ्रिक्स आर्की। अगला है आपका हाइड्रोजन जीवाणु मेथेनोजन। ये जीवाणु मृदा की हाइड्रोजन को मेथेन में जल में बदलते हैं। उदाहरण इसका उदाहरण है बैसिलस पेंटोट्रोपस तथा हाइड्रोजिनोमोनास। गंधक जीवाणु, ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड को जल व गंधक में बदलते हैं। गंधक कोशिका द्रव्य में संग्रहित होती जाती है। उदाहरण बेजिया टोवा या थायोबैसिलस। जीवाणुओं में श्वसन के आधार पर जीवाणुओं को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। अविकल्पी ऑक्सी, इन जीवाणुओं में ऑक्सी श्वसन होता है
अतः इनकी वृद्धि हेतु ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मर जाते हैं। उदाहरण बैसिलस सबटिलिस। अविकल्पी अनाक्सी, ये जीवाणु अनाक्सी शोषण करते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। विकल्पी ऑक्सी, ये जीवाणु प्रारंभिक दशा में अनाक्सी होते हैं परंतु विशेष परिस्थिति में ऑक्सी शोषण भी करते हैं। उदाहरण प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। अविकल्पी अनाक्सी, प्रारंभिक दशा में ये जीवाणु ऑक्सी होते हैं परंतु परिस्थिति अनुसार ये अनाक्सी शोषण करते हैं। उदाहरण क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया। पृथ्वी पर सबसे पहले जब जीवन के लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी, आर्की बैक्टीरिया का विकास हुआ। कह रहा है जब स्थिति यहाँ पे जीवन की स्थिति नहीं थी पृथ्वी पे, तो किसका विकास होता है? आर्की बैक्टीरिया का विकास होता है। आर्की बैक्टीरिया एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन रहने की क्षमता होती है। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्रों या हाइलोफिल्स कहते हैं, लवणीय क्षेत्रों को क्या कहते हैं? हाइलोफिल्स कहते हैं। गर्म झरनों एवं दलदल या मेथेनोजन वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति अन्य जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की संरचना से भिन्न होती है। इनका यही लक्षण इन्हें चरम अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इस समूह के जीवाणु के प्रमुख लक्षण, इनकी कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल तथा पेप्टिडोग्लाइकान नहीं पाया जाता। इनमें म्यूरेमिक अम्ल और पेप्टिडोग्लाइकान दोनों नहीं पाया जाता। कला में लिपिड स्तर एक स्तर का बना होता है। इनमें लिपिड में फेनिल ग्रुप पाया जाता है। वसी अम्ल शाखित होते हैं जिससे अन्य उच्च ताप व पीएच पर रहने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। राइबोसोम प्रोटीन अम्लीय होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन जो होती है इसमें वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। आर्की बैक्टीरिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। आर्की बैक्टीरिया कितने प्रकार की हो जाती हैं? 3 प्रकार की हो जाती हैं आर्की बैक्टीरिया। कौन कौन? तो वो आगे दिया गया है। आर्की बैक्टीरिया कितने प्रकार की हो जाती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन है? आगे दिया गया, देखते हैं हम। मेथेनोजन बैक्टीरिया, ऐसी बैक्टीरिया जो मेथेनोजन है। ए अविकल्पी अनाक्सी ग्राम आग्राही यानी ग्राम नेगेटिव प्रकार की होते हैं। ए बैक्टीरिया मेथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ये दलदल वाले स्थानों व अनेक रूमिनेंट पशुओं यानी जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं आदि के आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर में मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं। बायोगैस संयंत्र में आर्की बैक्टीरिया मेथेन गैस बनाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में प्रोटीन या स्यूडोम्यूरिन पाया जाता है। हेलोफिल्स एक ग्राम आग्राही अविकल्पी अनाक्सी गोलाकार या कोकाई रूप से आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां क्षार की मात्रा अधिक होती है। इन्हें 25 से 35% सोडियम क्लोराइड के बने संवर्धन माध्यम में उगाया जा सकता है। सूर्य के प्रकाश में एक बैंगनी वर्णक का विकास झिल्ली करते हैं। इनमें बैक्टीरियो रोडेप्सिन कहते हैं। ये वर्णक एटीपी संश्लेषण में सहायक होते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स ये अनाक्सी प्रकार के ग्राम आग्राही आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ये उच्च ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। अनाक्सी दशा में ये सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड से अवकृत करते हैं। ये गर्म सल्फर युक्त स्थानों में पाए जाते हैं। ये बर्फीले स्थानों पर भी पाए जाते हैं। थर्मोप्लाज्म इन्हें कहते हैं या थर्मोप्रोटियस कहा जाता है। यू बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे एक बैक्टीरिया का वो डायग्राम दिया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि इसे कैप्सूल कहा जाता है। ये सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, प्लाज्मिड और पिली पाए जाते हैं।
साइनोबैक्टीरिया यह एक ग्राम आग्राही प्रोकैरियोटिक प्रकाश स्वकोषी होते हैं। इन्हें नीली हरी शैवाल भी कहा जाता है। इन्हें नीली हरी शैवाल भी कहते हैं। इनकी 1500 जातियां मिट्टी, जल, वायु, बर्फ आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी रचना अन्य शैवालों से भिन्न होने के कारण इन्हें जीवाणु मानते हैं। जीवाणु नामकरण अंतर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार इनका नाम साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं में कम विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं का रंग नीला हरा होता है, जो विशेष रूप से फाइकोसाइनिन नाम के वर्णक के कारण होता है। इनके साथ ही कुछ मात्रा में फाइकोएरिथ्रिन, पर्णहरिम ए एवं क्रोमैटिन भी पाए जाते हैं। ये हरित पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषी अथवा स्वपोषी होते हैं। संग्रहित खाद्य पदार्थों, विशेष प्रकार के मिक्सोफाइसिन मंड और प्रोटीन युक्त साइनोफाइसिन कणों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें कोई जल अवस्था नहीं होती है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक है, आगे साइनोबैक्टीरिया नीली हरी शैवाल एक कोशिकी या कॉलोनिया अवस्था में पाई जाती हैं, तंतुमय होते हैं। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती हैं, जो प्रदूषित जल में बहुत अधिक मात्रा में फलते फूलते हैं। साइनोबैक्टीरिया उदाहरण है नास्टाक एनाबीना वायुमंडल की नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट रचनाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। कोशिका संरचना। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका संरचना, ये हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। यहाँ पे म्यूसिलेज शीथ है, ये साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। एनाबीना की कोशिका के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। श्लेष्मी आवरण। इनकी कोशिका के ऊपर अथवा तंतु के चारों ओर कोशिका भित्ति के बाहर जिलेटिन का बना हुआ श्लेष्मी आवरण पाया जाता है। यह आवरण सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जो पेक्टिक अम्ल व म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं। इनमें जल ग्रहण की क्षमता होती है। कोशिका भित्ति। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में 4 उपस्तर होते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 नाम दिया गया है। ये परत म्यूकोपॉलीमेरिक प्रकार की होती है। जीवद्रव्य कला। यह प्रोटीन लिपिड्स की बनी होती हैं। यह चयनात्मक पारगम्य होते हैं। क्रोमेटोप्लाज्म। यह जीवद्रव्य परिधि भाग होता है। इसमें वर्णक युक्त पटलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें प्रकाश संश्लेषी पटलिका कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पटलिकाओं द्वारा कोशिकीय शोषण भी होता है, इसीलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी श्वसन कला भी कहते हैं। इनकी कोशिका में कोशिका द्रव्य से 70S राइबोसोम, साइनोफाइसियन कण, पॉलीग्लूकान कण, कार्बोक्सिसोम व गैस थैलियां पाई जाती हैं। जीनधर या जीनोफोर। कोशिकाओं के मध्य में आनुवांशिक पदार्थों के रूप में डीएनए पाए जाते हैं, जिन्हें सेंट्रोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म अथवा जीनधर या जीनोफोर कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के चारों ओर केंद्रक कला या केंद्रिका का अभाव होता है, इसीलिए इन्हें आरंभिक केंद्रक भी कहते हैं। हेट्रोसिस्ट या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फोटोसिंथेटिक हेट्रोकीमोलिथोफाई। तो ये देखिए यहाँ पे प्रकाश नाइट्रोजन साइकिल चल रही है, कैसे किस में क्या कन्वर्ट हो रहा है, इसी तरह से आपका हो जाता है। ठीक, इधर आते हैं। साइनोबैक्टीरिया का महत्व। इनके महत्व को निम्नलिखित 4 भागों में समझा जा सकता है। पहला, अनेक साइनोबैक्टीरिया उदाहरण स्पाइरुलिना तथा साइटोनीमा में प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है। इनका उपयोग भोजन के रूप में होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया दूसरे जीवों में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये पर्यावरण की
नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते। उदाहरण नास्टाक। जल में इनकी मात्रा अधिक होने पर प्रदूषण सूचना के रूप में जाने जाते हैं। अनेक साइनोबैक्टीरिया उदाहरण है ओसिलेटोरिया विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन चक्र। ये देखिए नाइट्रोजन चक्र है। यहाँ पे वो पीडीएफ जब लगाया गया ना तो स्क्रीनशॉट वैसे आ गया। नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा, क्या बन रहा है? प्रोटोप्लाज्म। कहाँ पे? ग्रीन प्लांट में। प्रोटोप्लाज्म को एनिमल खाता है, एनिमल में जाता है। प्लांट से भी अमोनिफिकेशन होता है और एनिमल से भी अमोनिया का निर्माण होता है। फिर ये फर्मेंटेट हो जाते हैं, नाइट्रेट्स बन जाते हैं, फिर नाइट्राइट्स बनते हैं और फिर डीनाइट्रिफिकेशन के बाद एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। यहाँ देखिए कह रहा तंतुकाय साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है एनाबीना में कुछ पीले रंग की मोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाहर मोटा आवरण होता है जो बाहरी रेशेदार मध्य सामांग तथा भीतरी स्तरित परत को बना होता है। भीतरी परत पर ध्रुवीय छिद्र होते हैं। इनका कार्य बराबर की कोशिकाओं से संबंध रखना होता है। इन छिद्रों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें ध्रुवीय ग्रंथियां कहते हैं। इनके भीतर प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं पाई जाती हैं लेकिन इनमें लिपिड का अभाव होता है। हेटेरोसिस्ट का कार्य फेन के अनुसार नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना होता है। हेटेरोसिस्ट में ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। वातावरण से नाइट्रोजन हेटेरोसिस्ट में प्रवेश करती है जहां पर एटीपी और तथा आवश्यक अवकारक में उपस्थित में अमोनिया में बदल जाती है। यह अमोनिया कार्बनिक अम्लों के से क्रिया करके अमीनो अम्लों के रूप में स्थिर हो जाता है। एनाबीना तथा इसी प्रकार के अन्य साइनोबैक्टीरिया को भारत सहित एशिया के विभिन्न देशों में हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया की मृत्यु तथा विघटन के बाद स्थिर की गई नाइट्रोजन युक्त होकर अन्य पौधों में धान के खेतों में प्राप्त की जाती हैं। कुछ एग्जाम पॉइंट्स दिए गए हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो एक नज़र में इन्हें भी कवर कर लेते हैं हम लोग जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम पॉइंट्स इंग्लिश में है, हिंदी में आपको बता देंगे, बस आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है फूड पॉइजनिंग बाई क्लास्ट्रीडियम। फूड पॉइजनिंग यानी भोजन विषाक्तता किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के से जो है भोजन विषाक्तता होता है। कॉलीफेज 5174 प्रोसेस। कॉलीफेज 5174 अपने पास क्या रखता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेटोबैक्टर। ये स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द ग्रुप। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं? तार्की बैक्टीरिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री लिविंग एनाएरोबिक बैक्टीरिया कैपेबल टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। कह रहा फ्री लिविंग एनाएरोबिक बैक्टीरिया है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं क्लास्ट्रीडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एजेटोबैक्टर। बैक्टीरिया बेयरिंग द टफ ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ द पोल्स आर कॉल्ड एम्फीट्राइकस। ठीक है, इसे एम्फीट्राइकस यूपीपीएससी एग्जाम ने सही माना था, लेकिन कह रहा है कि बैक्टीरिया बियरिंग ए टफ ऑफ फ्लैजिला ऑन ए बोथ, तो उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे कहा जाता था लोबोट्राइकस। तो ये यहाँ पे यूपीएससी ने जो एग्जाम में सही माना था उसको दे रहे हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज द सेल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल। जेनेटिक मटेरियल सेल में विच इज द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। तो किस में होता है? स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास क्या है? बैक्टीरिया है। एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल? इट इज द एंटीजेनिक। डिजीज इज काज्ड बाय द बैक्टीरियम पैथोजन। डिजीज जो बैक्टीरिया के पैथोजन द्वारा काज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल।
Bacterial conversion of nitrate to nitrogen is called denitrification. Which of the following is used in the bioinsecticides? Bacillus thuringiensis, BT जिसे बैक्टीरिया आप कहते हैं, Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया. Respiratory enzyme in bacteria are located in on cell membrane. Which digest नहीं Digothorax is the photoautotrophs is and the anaerobic rhodospirulum. A genetically engineered microbes utilized for the cleaning oil spoils is Pseudomonas pudicta. Which of the following is a sulfur bacterium? Bigotia. Tetanus disease is caused by the Clostridium tetani. Which of the following bacterium produce protein effective for the biological control of insect pest Bacillus thuringiensis? The pectin digesting microbes utilized in the flax jute stem rating is Clostridium falcineum. Cyclohexamide यानी एक्टिडियोन was isolated from the Streptomyces gracius. Circular DNA molecule are found in bacteria, chloroplast, and mitochondria. Insect-resistant transgenic cotton is produced by help of the Bt cotton. Bt मतलब Bacillus thuringiensis bacteria. Transfer of genetic material from one bacteria to another bacteria, another strain through agency of a virus is called transduction. The characteristic pigment of the cyanophage is phycocyanin. आगे देख दिया है हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द हाफ स्टेन ऑफ हिस्टेरिचा कोलाई टू ट्रांसफर इट्स एंटायर जीनोम टू एफ स्ट्रेन. ठीक, आगे बढ़ जाइए. The smallest free living organism is mycoplasma. Smallest free living organism कौन होते हैं? Mycoplasma. In bacteria, the conditions where a single flagellum is present at one pole is called monotrichous. अगर सिंगल फ्लैजिला एक ही पोल पे पाया जाता है, एक ही दिशा में, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस कहते हैं. टीआई प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम. टीआई प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं? एग्रोबैक्टीरियम में. साइनोबैक्टीरिया ग्रो इन द ग्रीन लाइट अपीयरेंस एज ग्रीन. उसके बाद कार्क स्क्रू शेप्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आर स्पाइरोचीट्स. विच वन इज known as the filamentous bacteria actinomycetes. Species of cyanobacteria responsible for red color of Red Sea is Trichodesmium erythricum. Which of the following bacteria is a parasite on other bacteria? Bilobibro. Which is absent in Archaebacteria peptidoglycan. In bacteria, the respiratory enzyme is located in mesosome. Which of the following organisms are the example of the prokaryotic cell? Bacteria and mycoplasma. Mesosome are they associated with the not associated with protein synthesis. Which of the following constitute a missing from the bacterial cell? Endoplasmic reticulum. The bacteria that causes botulism is called Clostridium. A cell wall materials common in bacteria and cyanobacteria is muramic acid. और उसके बाद है बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप्ड आर क्लासिफाइड अंडर विब्रियो. Lycopene in Escherichia coli was first discovered by Jacob and Monod. A prophage born in a host cell without hampering its replicating is called lysogenic. Pili in bacteria are helpful in conjugal contact. Griffith's experiments on Diplococcus pneumonia showed transformation. Nod gene involved in symbiotic
nitrogen fixation are found in rhizobium. उसके बाद ए फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल टू फिक्सिंग नाइट्रोजन एजेटोबैक्टर glycopeptidoglycan is present in cell wall of bacteria. Streptomyces is produced by the Streptomyces gracious. Citrus canker is an example of bacterial disease. The nucleus is absent in bacteria. Mycoplasma is the causal organ of little leaf of brinjal. Which of the following cyanobacteria is found in the annulus root? Frankia. Bacteria are classified in the kingdom Monera. Phytoplasma are closely related to bacteria. Which of the following bacteria is associated with the denitrification? Pseudomonas. Free living anaerobic nitrogen fixing bacteria class GDM. Which of the following was discovered by the Waxman? Waxman ने किसको खोजा था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस को। तो ये था आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो बैक्टीरिया का जो आपका कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।